बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शादी के दिन बहनोई ने एक गिफ्ट दिया और कहा कि उसे अपने पहली औलाद होने के बाद खोल कर देखना। मैं बहुत हैरान हुई और उस गिफ्ट को उठाकर स्टोर रूम में रख दिया। शादी के बाद मुझे एक बच्चा भी हो गया। जब उस बच्चे की दूसरी सालगिरह आई तो स्टोर रूम की सफाई करते हुए मेरी नजर उस गिफ्ट पर पड़ी। मैंने तजस्सुस से इस गिफ्ट को खोल कर देखा तो जिस्म कांप उठा। मैं भागकर कमरे में गई, बेटे को लेकर अस्पताल पहुंची और चेकअप करवाया। रिपोर्ट देखते ही सारा आसमान सर पर टूट पड़ा। मेरी पहली औलाद हिजड़ा थी। मेरा नाम रजिया है। हम 3 बहन भाई थे। अगर हम में से कभी किसी बात पर एक दूसरे से झगड़ा हो जाता तो दादी कहती, आज जब तुम लोगों को हर चीज मुयस्सर है फिर भी तुम किसी एक चीज के ना मिलने पर बेसब्रा हो जाते हो। तुम सब बहुत नाशुक्रे हो। तुम क्या जानो कि ये सब आसाइशें कैसे हासिल होती हैं। फिर दादी हमें मिलाकर अपने पास बैठाती और कहती कि एक वक्त वो भी था जो जब हमारे घर में 2 वक्त का खाना भी मुश्किल से पकता था। बहुत बुरे हालात थे। तुम्हारे अब्बा ने बहुत कठिन दिन देखे हैं। इन बुरे दिनों में किसी बहन भाई या रिश्तेदार ने तुम्हारे अब्बा का साथ नहीं दिया था। जहाँ हमारी जमीनें थी हम वहीं रहायश पजीर थे। तुम्हारे अब्बा की जमीन पर उसी इलाके के लोगों ने कब्जा कर लिया था। दादी करो में रो रही थी। उन्होंने बताया कि तुम्हारे अब्बा ने पुलिस में रिपोर्ट लिखवानी चाहिए, लेकिन उन्होंने रिपोर्ट दर्ज नहीं की क्योंकि सब मिले हुए थे। तुम्हारा अब्बा फिर थाने गए और पूछा तो उन्होंने कहा, तुम किस दुनिया में रहते हो। जब एक बार बोल दिया कि रिपोर्ट दर्ज नहीं हो सकती तो मतलब नहीं हो सकती। लगता है तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है। इसी तरह दिन गुजरते गए। इसके बाद तुम्हारे अब्बा ने कुछ सोचा। बहुत कोशिश के बाद उन्होंने इलाके के चंद बड़े और बाइज्जत लोगों को इकट्ठा करके पंचायत बैठाई। उन्होंने कब्जा करने वालों से बात की और कहा, ये जमीन हमारी है, इसके कागजात भी हमारे पास मौजूद है। इन लोगों ने सब सबूत जो नाजायज तरीके से जमा किए थे पंचायत के सामने रख दिए। पंचायत में से 2 आदमी ने कहा, तुम लोगों ने ये सब धोखे से हासिल किया है। इस जमीन के असल वारिस तुम नहीं हो। कोई देर इसी तरह बहस होती रही। इसी दौरान एक आदमी आया और पंचायत के बड़े आदमी के कान में कुछ कहा। उसे सुनते ही पंचायत के सरबराह के चेहरे पर नागवारी छा गई। उन्होंने फैसला किया कि पंचायत दोनों पार्टियों को एक दफा मिल बैठकर बात करने का मौका देती है। अगर कोई रजामंदी हो जाए तो बेहतर है। पंचायत ने कहा कि सब लोग 10 दिन बाद दोबारा यहीं जमा होंगे। दादी ने कहा, वो दिन बहुत अजाब वाले थे। न खाने पीने का होश था, न सोने का। बस 10 दिन रात एक ही दुआ करती कि हमारी जमीन हमें मिल जाए। मैंने कहा कि दादी आप बताएं। फिर पंचायत ने क्या फैसला सुनाया। दादी ने कहा, जब किस्मत ना साथ दे तो बनते काम भी बिगड़ जाते हैं और जब किस्मत मेहरबान हो तो सारे रास्ते खुद ब खुद बनते जाते हैं। इन्हीं दिनों तुम्हारे अब्बा के एक दोस्त जो अच्छे घर से ताल्लुक रखते थे मिल गए। तुम्हारे अब्बा ने इन्हें सारी बातें बताई। उन्होंने बहुत तसल्ली दी और कहा कि तुम फिक्र ना करो, मैं पंचायत और पुलिस दोनों को देख लूंगा। फिर जब पंचायत बैठी तो तुम्हारे अब्बा के दोस्त भी वहाँ पहुँच गए। उन्होंने जमीन के कागजात सामने रख दी। इस दफा पंचायत में सब लोग एक दूसरे का मुंह देखने लगे। कब्जा करने वाले झचक गए। वो कहने लगे, ये जाली कागजात है, हम इन्हें नहीं मानते। तुम्हारे अब्बा के दोस्त जो एक वकील भी थे ने ऐसी बातें और दलाइल दिए कि कब्जा करने वाले परेशान हो गए। उस समय उनके मुंह से ये बात निकल गई कि तुम कैसे कागजात लासी हो, वो तो हमने चोरी करवा लिए। पंचायत ने कहा कि बस फैसला हो गया, ये जमीन जुबैर साहब की मलकियत है। इसके बाद उन कब्जा करने वालों को पुलिस के हवाले कर दिया और उस तरह हमारी जमीन हमें वापस मिल गई। फिर तुम्हारे अब्बा ने जमीन बेच दी और यहाँ आकर बस गए। अपना घर बनाया और कारोबार शुरू किया। बहुत मेहनत के बाद कारोबार ठीक चलने लगा। इसलिए मैं तुम तीनों से यही कहती हूँ कि जो चीज आसानी से मिल गई है इसकी कदर करो। जिसने में पर शुक्र अदा नहीं किया जाता वो चीन भी जाती है और जब हमें इसकी कदर होने लगती है तो बहुत देर हो चुकी होती है। दादी की बातें सुनकर भाई कुछ दिन बहुत खामोश रहे। पहले भाई जैसे दिल चाहा वैसे करते, दोस्तों पर खूब पैसा लगाते, पढ़ाई पर भी खास तवज्जो नहीं देते थे। मुझे फिक्र होने लगी। मैं भाई के कमरे में गई। भाई पढ़ रहे थे। मैंने कहा कि भाई आपकी तबीयत तो ठीक है ना। भाई ने मेरी तरफ देखते हुए कहा कि क्यों, मुझे कुछ हुआ है क्या। मैंने कहा कि नहीं, मेरा मतलब है कि आप कुछ बदले बदले से लग रहे हैं। आप पहले इस तरह संजीदा होकर नहीं बैठा करते थे। भाई ने मुस्कुराकर कहा कि हाँ, तुम ठीक कह रही हो। दरअसल जब से मुझे पता चला कि अब्बा ने कितनी मेहनत की, कितनी दुश्वारियां उठाई, हमें तो सब बना बनाया मिल गया। हम सेटल हो गए। मैं इस बात को समझ नहीं सका। मैं बस अपनी जिंदगी आसाइशों यार दोस्तों घूमने फिरने को अहमियत देता रहा। इस तरह कभी ध्यान ही नहीं दिया जो कि आज की जिंदगी में मैं गुजार रहा हूँ। यहाँ तक पहुँचने के लिए मेरे अब्बा ने कितनी तकलीफें उठाई होंगी अब मुझे समझ आ गई है कि इसलिए मैंने खुद को बदलने का फैसला किया और सोच लिया है कि अब मैं अब्बा का बाजू, अब्बा का सहारा बनूंगा। भाई की बातें सुनकर मैं इतनी खुश हुई। वही मेरी आप ही जो मेरी बड़ी बहन थी, मेरे और भाई की बातें सुन रही थी, वो भी खुश थी। उन्होंने कहा कि हमें इस बात की खुशी है कि तुमने बात को समझ लिया। जो लोग भाई की तरह वक्त पर संभल जाएं और जो आसाइशें मिली हैं इनकी कदर का अंदाजा वक्त पर हो गया वो किस्मत वाले होते हैं। सही कहते हैं कि
کہ جو چیز آسانی سے مل جائے اس کی قدر تب ہوتی ہے جب وہ ہم سے چھن جائے، اور ہم گرتے پڑتے محنت کر کے اسے حاصل کرتے ہیں تب جا کے احساس ہوتا ہے کہ ہمارے ماں باپ نے ہمارے لیے جو آسانی کی وہ انہیں ایسی آسانی سے ورثے میں تو نہیں ملتی، بلکہ ان کے پیچھے ان کے دن رات کی انتہا محنت، شکل اور خون پسینہ شامل ہے۔ کچھ دنوں سے گھر میں میری آپی کے رشتے کی بات چل رہی تھی۔ ابا کے دوست کے بیٹے علی جو بہت عرصے سے آپی کو پسند کرتے تھے اور کافی دفعہ وہ لوگ ہمارے گھر بھی آ چکے تھے، آج آپی کے رشتے کی بات طے ہو گئی۔ گھر میں سب بہت خوش تھے، شادی کی تیاری ہو رہی تھی، گھر مہمانوں سے بھر گیا تھا۔ مجھے تو شروع ہی سے شور شرابہ بہت اچھا لگتا تھا۔ آپی کی مائیوں کی رسم تھی، جب آپی کے ہونے والے شوہر علی آپی سے ملنے گھر پہنچ گئے۔ وہ لوگ دوسرے شہر سے آئے تو اماں نے علی بھائی سے کہا کہ بیٹا ٹھیک ہے، اب وقت بہت بدل گیا ہے، مگر ہم لوگ ابھی بھی اتنے ماڈرن نہیں ہوئے کہ شادی سے تھوڑے دن پہلے ہی دولہا دلہن سے ملنے چلے جائیں۔ علی بھائی نے کہا کہ آنٹی آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے، میری غلطی ہے جس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں، میں دل کے حد مجبور تھا۔ علی بھائی کی بات سن کر میں نے کہا کہ اماں کیا ہو گیا، ابھی سے اپنے داماد کی کلاس لے لی، دیکھ لیں کہیں اس کا بدلہ یہ آپ ہی سے نہ لے لیں۔ علی بھائی نے کہا سالک صاحبہ کیوں زخم پر نمک چھڑک رہی ہو، مجھے غریب کی اتنی جرات جو آپ کی بہن سے اونچی آواز میں بھی بات کر لوں۔ میں نے کہا اچھا ہے، میرے ساتھ آپ کو آپ کی ہونے والی دلہن سے ملوا دوں۔ آپ ہی بہت خوش نصیب تھی جو علی بھائی کی صورت میں اتنا چاہنے والا اور کیا کرنے والا شوہر ملے۔ کچھ دن بعد آپ ہی کی رخصت ہو گئی اور وہ اپنے سسرال چلی گئی۔ ان کے جانے سے ایسا لگ رہا تھا جیسے گھر ویران سا ہو گیا۔ آپ ہی تھی ہی ایسی سب کا خیال رکھنے والی، باتیں بڑھنے والی۔ ہم سب بہت اداس تھے، اماں جہاں بیٹی کی شادی سے خوش تھی وہیں اداس بھی تھی۔ میں نے کہا اماں بیٹیوں کی بھی کیا زندگی ہے، پیدا کہاں ہوتی ہیں اور بھائی کر کے کسی دوسرے کے گھر چلی جاتی ہیں، اس گھر کو چھوڑنا آسان تو نہیں ہوتا، یہاں ہمارا بچپن گزارا ہے، ہم بہن بھائی اکٹھے کھیلا کرتے تھے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑا کرتے تھے، سب دن کتنی جلدی گزر گئے، اچھے دنوں کا پتہ ہی نہیں چلتا کتنی جلدی سے گزر جاتے ہیں۔ آپ ہی نہیں کیسی ہوں گی، کیا وہ بھائی ہماری طرح اداس ہی ہوں گی؟ اماں نے کہا یہی دنیا کا دستور ہے، ہر بیٹی کو ایک نئے گھر اپنے شوہر کے گھر جانا ہوتا ہے، بس اللہ تعالیٰ بیٹی کو خوش رکھے۔ آپ ہی کی شادی کو 5 ماہ ہو گئے، آپ ہی اپنے شوہر کے ساتھ گھومنے پھرنے میں مصروف ہو گئی تھی۔ ایک دن میں اور بھائی ان سے ملنے چلے گئے، آپ ہی بہت خوش، انہوں نے بتایا کہ علی بھائی ان کا بہت خیال رکھتے ہیں۔ میں اور بھائی کا کافی دیر آپ ہی کے پاس بیٹھ رہے، باتوں میں وقت کا پتہ ہی نہیں چلا اور شام ہو گئی اور ہم گھر آ گئے۔ کچھ دنوں سے دادی کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، شاید عمر کا تقاضا تھا، کافی ضعیف ہو چکی تھی۔ دادی جب سے بیمار رہنے لگی تو میں زیادہ تر ان کے پاس ہی رہا کرتی، وہ بخار کی حالت میں بھی مجھ سے باتیں کرتی، ابا کے بچپن کی باتیں کرتی، ابا بھی زیادہ وقت کے دادی کے پاس رہتے خود ہی ان کی خدمت کرتے۔ صبح اٹھی تو دادی کی طبیعت بگڑ چکی تھی، دادی کو ہسپتال لے کر گیا، لیکن وہاں پہنچتے ہی دادی ہمیں چھوڑ کر دنیا سے چلی گئی۔ دادی کے جانے کا صدمہ بہت گہرا تھا، اب ہر وقت دادی کے کمرے میں بیٹھ رہے تھے، اچھے لوگ اچھی یادیں بن کر ہمارے دلوں میں زندہ رہتے ہیں، تب بھی ان کی یاد آتی ہے، لیکن کسی نہ کسی اچھائی کو یاد کر کے ان کی مغفرت کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں۔ جب سے دادی کا انتقال ہوا تھا اس دن سے علی بھائی آپ ہی کو یہاں چھوڑ گئے تھے، ان کے آنے سے مجھے بہت تسلی ہوئی تھی، ہم بہنیں رات کے دادی کی باتیں کیا کرتی۔ آپ نے کہا کہ رضیہ تمہیں یاد ہے کہ میری شادی پر دادی کتنی خوش تھی، ان کا بس نہیں چاہ رہا تھا کہ وہ ہمارے ساتھ مل کر شادی کی تیاری، سب کچھ کتنا اچھا ہو گیا، ابھی کل ہی کی بات ہے، لگتی ہے جب دادی ہم سب کو ایک ساتھ بٹھایا کرتی تھی۔ دادی کی باتیں وقت کا کام ہے، گزرنا وہ گزرتا کیا اور دادی کو ہم سے بچھڑے 4 سال بیت گئے، اسی دوران میں خالہ بن گئی، میری آپ ہی کے گھر ایک پیارا سا بیٹا پیدا ہوا، میں اس کے ساتھ وارہ جا رہی تھی، زیادہ تر وقت اسی کے پاس رہتی، اس ننھے مہمان کے آنے سے گھر میں رونق آ گئی۔ ابا بھی بہت خوش تھے، ابا جب بھی اداس ہوتے تو علی بھائی سے کہتے کہ یار میرے نواسے کو تو میرے پاس چھوڑ جاؤ، میرا اب اس کے بغیر دل نہیں لگتا، اور علی بھائی کچھ دنوں کے لیے چھوڑ جاتے، اس پر ہم سب ان کے شکر گزار بھی رہتے، ورنہ کون اتنا سوچتا ہے کہ آج کل بیوی کو میکے چھوڑ جائے۔ آپ ہی کے سسرال میں صرف سسر نند اور علی بھائی کا بڑا بھائی تھا جو شادی کے بعد بیرون ملک سیٹل ہو گیا تھا، کبھی کبھار پاکستان آ کر سب سے ملنے آ جاتا تھا۔ آپ ہی کے نند اور سسر ان کے ساتھ رہائش پذیر تھے، علی بھائی کے والد چونکہ ابا کے ساتھ دوست تھے، اس لیے جب بھی وہ ابا سے ملنے آتے تو ابا اکثر انہیں اپنے گھر بلاتے۔ ایک دن ابا گھر آئے تو اماں سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ رضیہ کی بھی شادی کر دیں اور ساتھ ہی زید کی بھی، میں چاہتا ہوں کہ جتنی جلدی ہو سکے بچوں کا فرض ادا کر دیں، وہ اپنے گھر کو جائیں، پھر ہم بھی اللہ کے گھر عمرے پر چلے جائیں۔ ابا نے کہا ہاں وہ تو ٹھیک ہے، لیکن رضیہ کے لیے کوئی رشتہ ہے آپ کی نظر میں؟ ابا نے کہا ہاں ایک لڑکا ہے میری نظر میں جو ایک ماہ سے میرے پاس کام کر رہا ہے، بہت اچھے اخلاق والا ہے، بہت محنتی ہے۔ اماں نے کہا کہ ہم لڑکی والے ہیں، ہم کیسے خود سے لڑکے سے کہیں کہ ہماری لڑکی سے شادی کرو؟ ابا
अब्बा ने कहा ये बात तो है, चलो देखते हैं किस तरह बात आगे बढ़ाने की कोशिश करते। और एक दिन अब्बा ने किसी के जरिए इस लड़के से बात की, उसके बारे में छानबीन करवाई। वो माँ बेटे अकेले रहते थे और आगे पीछे कोई भी नहीं था। अभी रिश्ते की बात चल रही थी कि अचानक आप ही की बहन कलीमा की मौत की खबर आ गई। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि वो तो अच्छी भली थी। मैंने आप ही से कहा कि अभी उस दिन तो मैं उनसे मिली थी, उसकी भी शादी होने वाली थी। आप ही ने कहा वो किसी लड़के को पसंद करती थी और तुम्हारे बहनों के अलावा किसी से शादी नहीं करना चाहती थी। आप ही बहुत रो रही थी। जो इंसान हर वक्त आपकी नजरों के सामने रहे, जिससे आपकी इतनी मोहब्बत और अपनायत हो, उसे भूलना आसान नहीं होता। अली भाई की इकलौती बहन थी। वो बहन के चार मौत से टूट कर रह गए थे। जब भी उनसे मिलते वो बुझे बुझे से रहते। वक्त और हालात इंसान को क्या से क्या बना देते हैं, किसको खबर कि कब क्या हो जाए। मेरी आप ही दूसरे शहर रहती थी, इसलिए हम इनकी तरफ कम ही जाया करते थे। इसको इस बात को 1 साल हो गया था। तो अब प्राइमरी भाई बहनों ने कल कहा कि अंकल आप बाप हैं, अपनी बेटी के लिए जो फैसला करेंगे बेहतर होगा, पर काम की मसरूफियात की वजह से मैं बस शादी पर आ सकूंगा। मेरी शादी की तारीख रखते ही माँ बाप की घर को छोड़ना किसी भी लड़की के लिए आसान नहीं होता। मेरी रुखसती का दिन भी आ गया। शादी के दिन मेरे बहनों इस बहुत बेबस महसूस होकर रहे थे और मेरी बहन भी रो रही थी। पता नहीं ऐसा क्या हुआ था। मेरे बहनों ने कहा कि मैं तुम्हारा भाई भी हूँ, प्रकाश भी तुम्हारे लिए कुछ कर सकता, पर मेरी आंखों के सामने मेरी बहन आ जाती है। उसका मुर्दा मुझे नजर आता है जो मेरे हाथों में दम तोड़ चुका है। और बहनों ने एक गिफ्ट दिया और कहा कि ये तुम्हारे शोहर के लिए है, पर तुम इसे अपनी पहली औलाद होने के बाद खोल कर देखना। मैं बड़ी हैरान हुई और सोचा कि शायद भाई को अपनी बहन का सदमा है और ये कैसा गिफ्ट है जिसे अभी नहीं खोल सकती और है भी मेरे शोहर के लिए। फिर इस गिफ्ट को उठाकर स्टोर रूम में रख दिया और भूल गई। मेरी जिंदगी में मसरूफ हो गई। वक्त गुजरता गया। मेरे शोहर ने नौकरी छोड़ दी। वो कहने लगा कि मुझसे किसी की गुलामी नहीं होती। मैंने कहा कि अभी हमारी शादी को अरसा ही कितना हुआ है जो आप इस तरह की बातें करने लगे हो। मेरे शोहर ने कहा कि इसलिए तो अभी से बता रहा हूँ कि पहले ही समझ जाओ और अच्छी बीवी बनकर मेरी बात मानो। मैंने सोचा कि मैं इन्हें समझा लूंगा, कुछ वक्त दूंगी तो खुद ही एहसास हो जाएगा। फिर दिल में सोचती हूँ कि अब्बा ने मेरे लिए बहुत जल्दी कर दी। इन लोगों का लालच दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। मेरी शादी को 1.5 साल हुआ। मेरा एक बच्चा भी हो गया। जब उस बच्चे की दूसरी सालगिरह आई तो स्टोर रूम की सफाई करते वक्त मेरी नजर इस गिफ्ट पर पड़ी। मैं उसे भूल चुकी थी। जैसा से इस गिफ्ट को खोलकर देखा तो जिसम कांप उठा। मैं भागकर कमरे में गई, बेटे को लेकर अस्पताल गई, चेकअप करवाया और रिपोर्ट देखी तो सर पर आसमान टूट पड़ा कि मेरी पहली औलाद हिजड़ा थी। मैं रोती रही, भला ये कैसे हो सकता है। मैं तो कितनी खुश थी कि मेरे घर में रौनक आ गई, मगर इतने अरसे बाद अब ये क्यों। मैं अपनी बहनों को फोन करती रही, इनसे पूछना चाहती थी कि अगर ऐसा सब था तो मुझे शादी के दिन बता देते, मैं ये शादी ना करती। मुझे अपने शोहर से नफरत हो रही थी। शादी के दिन जो गिफ्ट किया था उसमें एक खत था और कुछ हंसती मुस्कुराती लड़की की तस्वीर थी। जैसे ही गिफ्ट खोला तो उसके अंदर एक वीडियो थी, एक मूर्ति लड़की की वीडियो जो उसने अपने मरने से चंद दिन पहले बनाई थी। वो कोई और नहीं, मेरी बहनों की बहन थी। मेरी बहन अपने शोहर को संभाल रही थी। प्रकाश तब सब कुछ सबके सामने आ जाता। मेरी बहनों की बहन की जिस शख्स से शादी होने वाली थी वो कोई और नहीं बल्कि मेरा ही शोहर था, जिसने दौलत के लालच में न जाने कितनी लड़कियों को अपने जाल में फंसाया और कई लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर। जब शादी से 2 दिन पहले मेरे शोहर ने उस लड़की मेरी बहनों की बहन से पैसे मांगी तो उसने इनकार कर दिया। वो पहले बहुत पैसे दे चुकी थी। आप सब्र रखो, शादी करीब है। पर वो नहीं माना तो वो लड़की उससे बात करने उसके घर आ गई। वहाँ से उसे अपने होने वाले शोहर की सारी असलियत पता चल गई। वो अपनी भाइयों को सब कुछ बता देना चाहती थी, पर सब रिश्तेदार घर में मौजूद थे। अगर कुछ होता तो वो कहते कि तुम्हारी पसंद है, तुम इस शख्स के लिए पागल थे और इसी के लिए कई बार खुदकुशी की कोशिश की। तो अब क्या हो गया। फिर शादी से 1 दिन पहले जब इस लड़की ने कहा कि कभी मेरे दरवाजे पर बारात लेकर मत आना, क्योंकि मैं तुम्हारी असलियत जान चुकी हूँ और तुम पर पुलिस केस कर दूंगी, किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ूंगी। आगे से वो शख्स मेरा शोहर है बोला कि मैं तुम्हारा वो अशर करूंगा कि तुम खुद मौत को कबूल कर लोगी। तुमने अब मेरे खिलाफ बोला है। और उस शख्स ने मेहमानों से भरे घर में जाकर उस लड़की के भाई से कहा कि आपकी बहन से शादी नहीं कर सकता, ये मेरे काबिल नहीं है। मुझे पता नहीं था, सबका भरम था। तो वो शादी है। और ऐसा क्या हुआ है जो शादी से 1 दिन पहले दूल्हा घर आकर ये कह रहा है। इस आदमी ने कहा कि तुम्हारी बहन मेरे काबिल नहीं और अली भाई ने इसका गिरबान पकड़ लिया। उस वक्त वो शख्स इंसानियत की दर्जे से उतर गया। उसने कहा कि मेरा गिरबान पकड़ने से अच्छा है कि अपनी बहन को किसी डॉक्टर के पास ले जाओ। तुम्हारी बहन तो लड़की है ही नहीं बल्कि हिजड़ा है। तुम सब ने मेरे साथ धोखा किया है। मैं तो तुम लोगों पर पुलिस केस कर दूंगा। और तो भी वहाँ मौजूद लोगों ने उस शख्स को बहुत मारा था। और तो मेरी बहनों की बहन ने कहा था कि तुम हिजड़ा होने का मतलब नहीं समझती। मुझ पर जो इल्जाम लगाया है उसकी सजा तुम अपनी आने वाली नस्ल भुगतोगे। तुम्हें कोई नहीं बख्शेगा। इस लड़की से ऐसा
बर्दाश्त नहीं हुआ, उसने खुदकुशी कर ली थी। एक हंसती खेलती लड़की जिस पर इतना घटिया इल्जाम लगा दिया गया हो, उसकी जिंदगी खत्म कर दी गई हो। घर में मौजूद लोगों की आपस में चीखो पुकार बर्दाश्त नहीं हुई थी। सबको लगा कि वो लड़का सच कह कर गया था, जबकि वो सब झूठ था। प्रकाश, वो लड़की इतनी हिम्मत वाली होती कि घटिया शख्स के खिलाफ लड़ती, उसे इसके अंजाम तक पहुंचाती। मेरा शौहर न जाने कितनी लड़कियों के साथ ऐसा कर चुका था, क्योंकि वो चाहता था कि मैं सेटल हो जाऊंगी। इतने अमीर बाप की बेटी है, मैंने उसे घटिया आदमी को, जो मेरा शौहर था, जिसने मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद कर दी थी, गिरबान से पकड़ लिया। बजाय उसके कि अपने गुनाह पर शर्मसार होता, उसने मुझे घर से निकाल दिया। मैं भी उसे अब छोड़ना देना चाहती थी। मैं डर गई थी कि कहीं मेरी सारी औलाद ऐसी ना हो, इसलिए अपनी औलाद को लेकर अपने माँ बाप के घर आ गई और उसे से तलाक ले ली। कुछ लोग इतनी घटी और नीच सोच के मालिक होते हैं जो अपने मतलब के मासूम लड़कियों से पहले रिश्ता जोड़ते हैं, इनका मोहब्बत के जाल में फंस जाती हैं। फिर जब इन्हें लालच पूरा होता है नजर आता है तो वो अपनी फितरत दिखाते हैं और इंसानियत से गिर जाते हैं। मेरा बच्चा कुछ अरसा ही जिंदा रहा, फिर वो इस दुनिया से चला गया। मैं हर वक्त उदास रहती हूँ। कैसे जिंदगी कैसा तकलीफ दे सफर था। शादी हुई, खुशी हुई थी। वो शख्स लालची था, फिर भी उसे सीधा करने की कोशिश करती, मगर जब उसकी असलियत सामने आती तो उसने जो उस मासूम लड़की की जिंदगी तबाह की थी, उसकी मौत का जिम्मेदार वो घटिया आदमी था जो अभी जेल में है। उसने फिर से शादी की थी, उसके वहां में हिजड़ा पैदा हुआ था, पर उसकी सजा यही खत्म नहीं होगी, क्योंकि मेरी बहनों की बहन ने अपना मामला रब पर छोड़ दिया था। अम्मा हर वक्त परेशान रहा करती थी, वो चाहती थी कि मैं दूसरी शादी कर लूं। मैंने कहा कि अम्मा, जिंदगी गुजारने के लिए शादी जरूरी तो नहीं है। आप इस वक्त ये बहुत बहुत भूल जाई। मैंने एक NGO बनाई जिसमें बेसहारा लड़कियों के लिए काम करती हूँ, इनकी मदद करती हूँ। मैंने अपनी जिंदगी का मकसद बना लिया कि बेसहारा लोगों के काम आऊंगी, बेसहारा बच्चों की कफालत करूंगी। जिंदगी में सब कुछ नहीं मिलता। जिंदगी में कुछ हादसा हमें मजबूत बनाने के लिए भी होते हैं। सब कुछ देकर भी जिंदगी किसी न किसी चीज के लिए हमें फकीर बनाए रखती है। हमें हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो जरूर लाइक कीजिए, ये राय देना चाहे तो कमेंट्स कीजिए, अच्छी लगे तो शेयर कीजिए। इसके साथ साथ अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कीजिए और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिए, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक तुरंत पहुंच सके।